सीबीएसई की तरफ से जो फिज़िकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर आया है, इस वीडियो में हम उसका सेक्शन ए यानी एमसीक्यू पार्ट ये सारे 18 के 18 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2022-23 का ही है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट समझते हैं। ये हमें आसन बताना है कौन सा है। धनुष जैसा लग रहा है ना, तो जो धनुष जैसा हमें दिखता है, देखो बिल्कुल ऐसे ही होता है ना धनुष, उसको धनुरासना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आसन अमंग्स दीज कैन बी डन आफ्टर हैविंग मील्स। इनमें से कौन सा आसन खाना खाने के बाद किया जा सकता है। खाना खाने के बाद हम वज्र आसन में बैठते हैं ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट बहुत अच्छी तरह हो। डायग्राम में आ गया, तो ये है वज्र आसन, ऐसे बैठते हैं वज्र आसन में, राइट। ओके, नेक्स्ट है, अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट एंड न्यू एक्सपीरियंसेस आर कैटेगराइज्ड एज ओपननेस। ठीक है, जो लोग नई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, नए कंसेप्ट्स लर्न करना चाहते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस फील करना चाहते हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? ओपननेस की। एक्सट्रोवर्जन अलग चीज़ होती है कि इंसान सब चीज़ करने के लिए रेडी है, मतलब स्टेज पे जाके बोलने के लिए रेडी है एंड सच दैट। एग्रीएबलनेस मतलब आप हर चीज़ कह रहे हैं, हाँ बोलो, राइट। बट ओपननेस ये है आप हर चीज़ के लिए ओपन हो, न्यू चीज़ लर्न करने के लिए, न्यू कंसेप्ट लर्न करने के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है, कार्टव्हील इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इक्विलिब्रियम। तो कार्टव्हील इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सीबीएसई के क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको वो करा दूंगी एमसीक्यू टाइप्स। और कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको फिक्सचर बनाना नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, तो वो भी मुझसे पूछ लेना, वो भी मैं समझा सकती हूँ। ठीक है, तो ये बस नॉर्मली लर्न करने वाली चीज़ें हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है कार्टव्हील। स्लो ट्विच फाइबर्स आर डैश इन कलर, रेड कलर के होते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। जंपिंग ऑन स्पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक। देखो, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं पुशिंग द वॉल, लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट, होल्डिंग द स्टैटिक पोजीशन। अब अगर आप वॉल को पुश करने लग जाओ तो क्या आप इसमें कोई काम कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। तो इस वाली आइसोमेट्रिक में जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे। जो हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, इसमें जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो होती हैं जंपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग वेट, डूइंग एनी एक्शन विद मूवमेंट। इसमें क्या होता है, इन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज मस्कुलर ग्रुप हैज़ टेंशन अलॉन्ग विद मूवमेंट। टेंशन भी होती है आपकी बॉडी में और मूवमेंट भी होती है, मतलब आपकी बॉडी मूव भी करती है, राइट। तो जंपिंग, रनिंग, इसमें हमारा कार्टव्हील भी आ जाता है। जब जैसे आप पूरा रोल डाउन करते हो, मतलब वो करते हो ना, कैसे समझाऊँ मैं आपको, जंप टाइप्स करते हो, तो आइसोटोनिक में आएंगी वो। और जो आपकी आइसोकाइनेटिक होती हैं, देखो बच्चे ना, आइसोकाइनेटिक, अभी मैं ब्रेक इसीलिए लिया था, एक चीज़ मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताना है। देखो, आइसोमेट्रिक में तो आपको पता है कि ज़ीरो वर्क होता है, तो वो तो आप इन दोनों से डिस्टिंग्विश कर लेते हो। बट बच्चों को आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक में फ़र्क नहीं पता चलता, बिकॉज यहाँ पर भी टेंशन होती है, यहाँ पर भी मसल का यूज़ होता है, पर यहाँ पर हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि साइकिलिंग रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग मशीन्स, ये सब हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, इसमें हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है। बट कोई कार्ट व्हील करने के लिए, जंप करने के लिए, रन करने के लिए, उसमें तो हमें नहीं चाहिए होगा ना स्पेशल, जैसे कि कोई हमारा चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर हमें स्पेशली वेट ट्रेनिंग मशीन्स चाहिए, यहाँ पर आप नॉर्मल वेट्स भी उठा सकते हो। तो ये इसमें कार्ट व्हील आ जाता है, इसमें स्विमिंग, साइकिलिंग आ जाता है। दो दो एग्जाम्पल्स लर्न कर लो। और इसमें क्या आ जाता है, टग ऑफ वॉर कर लिया, दीवार को पुश कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। राइट, आप एकदम से अपना पूरा फोर्स लगा के कूदते हो, तो वो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। यहाँ पर बेसिकली आपकी बुक से बता रही हूँ कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मसल होती है वो पहले लेंदन होती है एक रैपिड एक्शन से, और फिर शॉर्टन हो जाती है, और आप एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में। फटाफट कूदना होता है ना लॉन्ग जंप में, तो उसमें आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ही लगती है। पहले एकदम से आपकी मसल्स खींचती हैं और फिर एकदम से दोबारा स्मॉल हो जाती हैं, राइट। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है? स्टैटिक स्ट्रेंथ इज़ टू एक्सर्ट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो यार, ये सब मैं आपको इस वक्त सिर्फ MCQs करा रही हूँ ना, तो मैं आपको सिर्फ आंसर रिलेटेड की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। आई थिंक मैंने किसी और आंसर की रहने दी, आई थिंक डायनामिक इक्विलिब्रियम की रहने दी, वो भी मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगी। तो अगर आपको वो चाहिए, एक्स्ट्रा वीडियोज़ चाहिए उसके लिए, तो मुझे बता देना, वरना ये वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
अच्छा जी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। अब बच्चों को क्या होता है, वो बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो क्या ही हो रहा है इसमें, राइट। इनटेक और अपटेक में क्या है? इनटेक का मतलब है जब आप अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो, दैट इज इनटेक। अपटेक यानी जो आप यूज़ कर रहे हो, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड, यानी आपने उसको यूज़ कर लिया तो ऑक्सीजन अपटेक हो जाएगा। इन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये बहुत ज़्यादा फेमस इक्वेशन है, आप सबको पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को इस साइड ले जाओगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना एक्सेलरेशन के। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्स क्या है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है एक्सेलरेशन के, तो वो है फोर्स इन्वर्सली मास, और क्या कहते हैं, डायरेक्टली फोर्स। बहुत बच्चे डिफरेंट कराएंगे क्योंकि उनको लगता है मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मास इज इन्वर्सली एंड फोर्स इज डायरेक्टली, राइट। अब चलो, गिवन बिलो हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको पता ही है एजर्शन रीजन वाले। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये एजर्शन है जो कि बिल्कुल ट्रू है। जो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के बेनिफिट्स होते हैं। इसका रीज़न क्या है? एज फैक्टर्स बिहाइंड इट आर नेचुरली परस्यूइंग एक्शंस दैट प्रोवाइड फन, प्लेजर, फुलफिलमेंट एंड चैलेंज। क्योंकि उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं जो आपको नेचुरली फन, प्लेजर, चैलेंज प्रोवाइड करते हैं, उससे आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। तो हाँ, ये दोनों ट्रू हैं और ये सही रीज़न है, ठीक है। आपको इसी की वजह से जब आप कोई चैलेंज करते हो न्यू, जिससे आपको फ़न आता है, जिससे आपको मज़ा आता है, जिससे आपको एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट होती है, वो भी नेचुरली आपको अंदर से आती है, तो आपके अंदर एक अंदर से मोटिवेशन हो जाती है, राइट। मोटिवेशन आ जाती है, और जब अंदर वाली जो आउटर मोटिवेशन होती है वो तो फटाफट आपकी ख़त्म हो जाती है ना, मतलब कुछ दिन तक रहती है कि जैसे पेपर दे दिया, गंदा गया तो उसके 2-3 दिन तक सोचा कि हाय अगला पेपर अच्छा करूँगा, आउटर। बट जो इनर होती है वो बहुत टाइम तक रहती है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से आती है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो पानी में सॉल्युबल होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी क्रिस्टलाइन होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो साइंस के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं कॉम्प्लेक्स में आते हैं। अब जिनको नहीं पता, कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चों को, जिनके सिलेबस में ही नहीं था, मैं उनको भी बता देती हूँ। मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट होते हैं, एक सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होता है, जिसके एग्जांपल हो गए आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब दो मोनोसैकेराइड साथ में मिलते हैं ना, जैसे कि ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलता है तो लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलता है तो सुक्रोज बनता है। तो ये डाइसैकेराइड्स है। ये चीज़ें आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि ये वाटर सॉल्युबल है और क्रिस्टलाइन इनका स्ट्रक्चर है। विच अमंग्स दीज इज नॉट अ माइक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल का मतलब होता है ऐसे मिनरल्स जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो मिनरल आर ऑल्सो नोन एज ट्रेस मिनरल्स, राइट। तो आयोडीन, आयरन और कॉपर हमारे मैक्रो मिनरल होते हैं, यानी ये हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। जो मैग्नीशियम होता है वो हमारा माइक्रो मिनरल होता है, ये हमें सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। जो आयोडीन, आयरन और कॉपर होते हैं हमारे माइक्रो मिनरल होते हैं, और जो मैग्नीशियम होता है वो हमारा मैक्रो मिनरल होता है। मैग्नीशियम, पता नहीं कौन सा बच्चा बाहर चीख रहा है। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारा मैक्रो मिनरल होता है। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया था आपका गलत। जो मैग्नीशियम होता है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, मैग्नीशियम हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और ये सारे हमें कम अमाउंट में चाहिए। दीज आर माइक्रो मिनरल्स। अब मैं थोड़ा फटाफट करूँगी। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ़ देर आर 17 टीम्स। अच्छा, बाइज के लिए फॉर्मूला होता है 2n - टीम्स। अब जितनी भी टीम्स है ना, उससे बड़ा जो भी आपका 2 की पावर वाला नंबर होगा वो, जैसे कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो लेकिन 16 तो हमारा 17 से कम है ना, तो और हम आगे जाएंगे। 2 की पावर 5 32, ये तो बड़ा है 17 से। 17 हमें नंबर ऑफ टीम्स दिए हैं, तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 5 - 17। अगर आपकी टीम्स ही, अगर आपकी सोचो 34 होती तो आप आगे जाते, 2 की पावर 6 के लिए जाते। और अगर आपकी टीम ही होती, सपोज आपकी टीम 13 होती, तो आप 2 की पावर 4 के लिए जाते, बिकॉज वो 16 है, राइट।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2⁵ - 17 यानी कि 2⁵ हमारा 32 होता है, माइनस नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू 15, तो 15 नंबर ऑफ बाइज। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ देर आर 15 टीम्स। अच्छा, हम नंबर ऑफ मैचेस पता है कैसे निकाल लेते हैं, n-1, जहाँ पर n हमारी नंबर ऑफ टीम्स होती हैं। तो n-1 15 - 1 तो 14 होता है, यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है 14। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट राउंड। ओके, अब आप देखो तो 15 टीम्स हैं टोटल, ठीक है। इनके मैचेस बनाना शुरू कर दो। फर्स्ट का सेकंड से मैच हो जाएगा, एक मैच में 2 टीम्स की ज़रूरत होती है ना, तो फर्स्ट का सेकंड से, थर्ड का फोर्थ से, फिफ्थ का सिक्स से, सेवन्थ का 8 से, नाइन्थ का 10 से, 11 का 12 से, 13 का 14 से। फर्स्ट राउंड में इन सब का तो हो जाएगा। ये जो एक बची है ना, हम इसको आगे भेज देते हैं। फिक्सचर में हमने पढ़ा था कि हम जो एक टीम है, बिकॉज इसका मैच आप किसी के साथ यहाँ पर करा ही नहीं सकते, कोई बचा ही नहीं इसके साथ मैच करने को, तो हम इसको आगे भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैचेस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला तो n-1 होता है। तो देखो ये फर्स्ट राउंड के लिए, फिर इसमें से 4 टीम्स जीती, ठीक है। सपोज यहाँ से हमारी 2 जीत गई, यहाँ से हमारी 3 जीत गई, यहाँ से 6 जीत गई, यहाँ से 7 जीत गई, यहाँ से 10 जीत गई, यहाँ से 11 जीत गई, यहाँ से 14 जीत गई, और एक हमारे पास 15 है। अब यहाँ पर इन दोनों का मैच हो जाएगा, फिर इन दोनों का मैच हो जाएगा, फिर इन दोनों का मैच हो जाएगा, फिर इन दोनों का मैच हो जाएगा। ये कितने मैचेस हो गए, 4। फिर इनमें से कौन जीत गया, 2 जीत गया, इसमें से 7 जीत गया, इसमें से 11 जीत गया, इसमें से 14 जीत गया। इन दोनों का मैच हो जाएगा, इन दोनों का मैच हो जाएगा, हाय राम, ठीक है। फिर 2 मैचेस हो गए, फिर इसमें से, अभी आप सुनते रहो बस, मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। और इसमें से 11 जीत गया, एंड फाइनली इसमें से हम किसी एक को जिता दो, 7 को जिता दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे 7 मैचेस हुए, यहाँ पर हमारे 4 मैचेस हो गए, 7 + 4 11। यहाँ पर हमारे 2 मैचेस हो गए, 11 + 2 13। यहाँ पर लास्ट में हमारा एक मैच हुआ, 14। और हमने क्या बोला था, n-1, टोटल कितने मैचेस होंगे, 15 - 1 14। टोटल तो 14 ही मैचेस हुए ना। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ फर्स्ट राउंड का पूछा है, तो उसमें सिर्फ 7 हो रहे हैं। तो अगर आपको फटाफट ऐसे समझना है तो साइड पे बना के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉचिंग अदर किड्स प्ले एंड एन्जॉय which in turn motivates the child with special needs to participate is a part of which kind of strategy। तो सोशल है, क्योंकि वो बाकी सारे बच्चों के साथ जाके घुल मिल रहा है, उसकी सोशल इंटरेक्शन हो रही है, तो ये सोशल मोटिवेशन हो गई उसके लिए। अच्छा, अब इनमें हमें ये हमारी वो हैं डिसेबिलिटी, डिफॉर्मिटीज़ हैं, और ये उनको ठीक करने के आसन, तो हमें चूज़ करना है। ये हमारा गोमुख आसना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा गोमुख आसन है, ठीक है, जो गोमुख आसना होता है ना, वो हमारी नॉक नीज़ को ठीक करने के लिए होता है। अब नॉक नीज़ क्या होती हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज ये किसी इंसान के पैर हैं, तो उसकी दोनों नीज़ टच कर रही होती हैं, बट एंकल्स टच नहीं कर रहे होते, तो वो ऐसे थोड़ा बेंड होके खड़ा होता है हमेशा, राइट। तो ये नॉक नीज़ होता है। नॉक नीज़ को ठीक करने के लिए हम ये आसन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गोमुख आसना, राइट। ओके, जो गरुड़ आसना होता है, गरुड़ का मतलब ईगल होता है वैसे, या फिर वल्चर शायद, चलो छोड़ो। गरुड़ आसना बो लेग्स, जैसे नॉकनीज है ना, नॉकनीज का ही उल्टा हमारा बो लेग्स होता है, उसमें आउटसाइड को हो जाती है हमारी, ऐसे ऐसे हो जाते हैं पैर। मुझे डायग्राम नहीं बनाना आ रहा, मुझे इस चीज़ के ऊपर हंसी आ रही है, ठीक है। और मैं सोच रही थी कि मैं पेपर में ये बना के आऊँगी, मेरा भी कल पेपर है। ओके, गरुड़ आसना इज़ फॉर बो लेग्स। चक्र आसना, चक्र आसना आपको व्हील पोज पता है ना, जिसमें ऐसे व्हील बना लेते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए होता है, वन के लिए, राउंड शोल्डर्स को ठीक करता है। और नौका आसना, नौका आसना वो हमारा लॉर्डोसिस ठीक करता है। देखो ये रहा चक्र आसना, और लॉर्डोसिस होती है हमारी ये, जब स्पाइन थोड़ी सी इनवर्ड बेंट हो जाती है, मतलब थोड़ी सी अंदर को बेंट हो जाती है। नॉर्मल स्पाइन ये है, और ये अंदर को बेंट है, ये लॉर्डोसिस है। इसके लिए हमारी हेल्प करता है नौका आसना, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जिसमें आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपको उसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन डेंसिटी लॉस हो जाती है, बोन की फॉर्मेशन अजीब हो जाती है, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस मैंने अभी आपको दिखा दिया क्या होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, जब आप अपने वेट से इतनी इन्फैचुएटेड हो जाते हो, आप चाहते हो कि आपका वेट बढ़े ही ना, मतलब आपको इतनी वो हो जाती है कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो आप उल्टियाँ कर देते हो, कोई स्पेशल ड्रग्स मेडिकेशन ले लेते हो, ताकि, और उस मतलब आप अपना वेट कम रखना चाहते हो, बढ़ने नहीं देना चाहते, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है।
और एमनोरिया, आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपकी एब्सेंट हो जाती है, बीच बीच में कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपकी रुक जाती है, वो एमनोरिया होता है। ठीक है, अब ये है, हमें टेस्ट को स्ट्रेंथ के साथ मैच करना है। ये ना वैसे अगर आप ना भी पढ़ के जाओ ना चैप्टर, तो इतनी इतनी बातें तो किसी को भी आ जाएंगी। बैक स्क्रैच, तुम अपनी बैक स्क्रैच करते हो, अगर तुम्हारा हाथ वहाँ तक पहुँचता है तो इसका मतलब तुम फ्लेक्सिबल हो ना, तो ये हमारी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। 6 मिनट वॉक टेस्ट, एरोबिक एंड्योरेंस, अगर आप चलो अच्छी तरह, ज़्यादा चलते हो, 6 मिनट तक चलते हो, वो आपकी एरोबिक एंड्योरेंस बढ़ाता है। चेयर स्टैंड टेस्ट, चेयर स्टैंड पता है क्या होता है, जैसे एक चेयर है ना, उसके ऊपर तुम एक पैर रखोगे और फिर उसके ऊपर ऐसे ऊपर नीचे चलते जाओगे, दैट इज़ नोन एज, पहले एक लेग ऊपर करोगे, फिर वापस नीचे रखोगे, फिर ऐसे ऐसे, उससे आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होती है। मैं भी करती हूँ ये। और आर्म कर्ल टेस्ट क्या होता है, वो ऑब्वियसली आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ हो गई। तो ये थे आपके एमसीक्यूज, कोई भी डाउट हुआ तो पूछ लेना, मैंने शायद थोड़ा सा अजीब भी पढ़ाया है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक चीज़ें जाननी हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हो, उसके बारे में बता देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।